डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं अपना नया चैप्टर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और आज जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है? क्रोमोजोम। आज पूरे क्लास में हम लोग क्रोमोजोम के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ कैसे आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक क्या है? क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल। क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे कहने का मतलब क्या हुआ? सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल आपस में, ये तो एक सेल हो गया, कई सारे सेल आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका कोई अलग नाम होगा, टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलकर एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी तैयार करता है। जिस तरह छोटी छोटी ईंटे का अपना अस्तित्व है, अपना एक वैल्यू है, अपना एक इमेज है कि वो ईंट ऐसा दिखता है। वो बहुत सारे ईंटों को अगर आपस में अरेंज करके रखाया जाता है, एक दीवार बनती है, उसके बीच में मसाला लगाया जाए, सब चीज़ें, एक दीवार बना। अगर बहुत सारी दीवारें जोड़ दे तो एक क्या होता है? रूम ये बन जाएगा। बहुत सारे रूम जोड़ोगे तो एक घर बनेगा। समझा पाए? तो उसी तरह हमारा पूरा बॉडी किससे बन के बना होता है? सेल। अब सेल का कहेंगे शेप क्या होता है? देखो, ह्यूमन बॉडी बोलो या प्लांट बॉडी बोलो, दोनों के अंदर सेल पाए जाते हैं। और दोनों में एक टाइप के सेल नहीं होते, कई टाइप के सेल होते हैं। आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, न्यूरॉन पढ़ा होगा, स्पर्म सेल देखा होगा, आरबीसी देखा होगा, डब्ल्यूबीसी देखा होगा। सबका शेप क्या है? अलग अलग है। मसल सेल होता है, उसका सेल अलग, उसका शेप अलग दिखता है। बोन होता है, उसका सेल अलग दिखता है। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और प्लांट में भी तुम देखो, प्लांट सेल तुम लीफ का देखो, बार्क का देखो। ठीक है, तो सबके पास सेल है। सबके पास क्या है? सेल है। लेकिन सबका शेप कैसा है? अलग अलग है। सबका शेप कैसा है? आपका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सबके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह अगर माना जाए, सबके पास अगर बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए, तो हम लोग एनिमल सेल के हिसाब से बात करते हैं। सबके पास न्यूक्लियस तो होगा ना। अच्छा, हम लोग को पता है ना सेल कितने टाइप के होते हैं? अगर बात किया जाए, सेल दो टाइप के बनते हैं। एक होता है क्या? प्रोकैरियोटिक, और एक क्या होता है? यूकैरियोटिक। इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल बना है, एक दो बार आपके बोर्ड में बना है। सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होता है। क्या आपका? प्रोकैरियोटिक सेल, और एक क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक सेल। तो समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल को अगर मैं उसके डेवलपमेंट के हिसाब से बांटूं तो क्या कहा जाएगा? एक प्रोकैरियोटिक सेल, और क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा दिख रहा है, यूकैरियोटिक सेल भी ऐसा दिख रहा है। अब देखिए, होता क्या ना, प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी सामान है सब अंदर बिखरे पड़े हुए हैं। सब क्या? लिक्विड बिखरा पड़ा हुआ है। इसके अंदर आपके न्यूक्लियस दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। देखो, सबका अपना बाउंड्री है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऐसा है तो उसकी बाउंड्री की माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे खत्म, इसकी खुद की मेम्ब्रेन है, खुद की बाउंड्री है। अगर इसके अंदर मैं लाइसोसोम डालता हूँ तो ये इसके अंदर लाइसोसोम भरा हुआ है और ये खुद की बाउंड्री पे लगा हुआ है। इसके अंदर गोल्गी बॉडी है। ठीक है, तो सारी चीजें इसके अंदर है। और इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर जितने मेंबर, इसे कहते हैं सेल ऑर्गेनील, सेल के पार्ट्स, जितने भी ऑर्गेनील है ना, सबके पास खुद का मेम्ब्रेन होता है। खुद के क्या होता है? मेम्ब्रेन, जिससे अपना, इससे पता चलता है कि ये थोड़ा अलग है, ये तो क्या है आपका? अलग है। न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें, जो भी चीज होती है, किसी के अंदर मेम्ब्रेन। अब इमेजिन कीजिए, अगर मैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डालूं और मैं कह रहा हूं यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? आउटर कवर को फाड़ देना पड़ेगा। फाड़ के छोड़ देंगे तो सारा लिक्विड अंदर फैल गया, ये चीजें अंदर में ऐसे बहने लगी। तो क्या मुझे इसके अंदर अलग से माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप बहुत सारे इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या नॉन डेवलप सेल है। क्यों नॉन डेवलप सेल है? क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, इसके पास मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनील्स नहीं है। ठीक है, और कहा जाता है ये आपका प्रिमिटिव सेल है। क्या आपका है? प्रिमिटिव। अर्थ पे जो सबसे पहले लाइफ बनने के बाद जो सबसे पहला सेल बना था, वो कैसा सेल था आपका? प्रोकैरियोटिक सेल था। बाद में डेवलपमेंट होती गई तो बाद में कैसा सेल बना आपका? यूकैरियोटिक सेल बना। तो अब कहा था क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। तो मैं कहूँगा ये प्रिमिटिव सेल है, और ये आपका क्या? नॉन प्रिमिटिव सेल, उसके बाद बनता है। ये आपका नॉन डेवलप सेल है, ये आपका डेवलप सेल है। क्यों? क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। इसके पास जो ऑर्गेनील्स होते हैं, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। इसके ऑर्गेनील्स होते हैं, उसके मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील भी है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील भी है। डबल मेम्ब्रेन कौन होता है आपका? न्यूक्लियस। क्लियर है?
सेल के अंदर जो लिक्विड होती है, देखो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये जो भी पार्ट हो गए जो नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, उसके अंदर तैरता रहता है। सेल के अंदर जो खुद का लिक्विड होता है उसे कहता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या करता है? तैरता रहता है। इसके पास भी साइटोप्लाज्म इसको ऑर्गेनील तैरते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? और याद रखिएगा एक चीज, याद रखिएगा, ये भी आपका ट्रू एंड फॉल्स में सवाल बनता है कि हम लोग जो है अपने प्रिमिटिव सेल से बने हैं। आप कहेंगे सर इसको थोड़ा और डेवलप करिए, प्रिमिटिव क्या, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात करिए? नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंसेस? अब एक वर्ड यहाँ पे मतलब एक सेंटेंस की तरह कहा गया है कि हम लोग का जो लाइफ है वो प्रिमिटिव सेल से बना है। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या? हम लोग का जो लाइफ है प्रिमिटिव सेल से बना है। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है कि मतलब पहले के समय में एक या दो ही सेल थे, वही उसी से हम बने हैं। अब बोलोगे सर हमारे पास अभी, आप लोगों को पता है हमारे पास कितना करोड़ों सेल है? हमारे पास कितने सेल है? करोड़ों सेल है पूरे बॉडी में। अब कहेंगे सर करोड़ों सेल, कई हजार करोड़ सेल हमारे पास है। अब कहेंगे सर आप कह रहे हैं 2 सेल से मिलकर बना, ये 1 सेल से मिलकर बना। तो देखिए क्या कह रहा है, आपको तो पता होगा हम लोग का जो जन्म होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है। तो क्या होता है, एक मेल गैमेट आता है। मेल गैमेट का शेप में दिखा रहा हूं, मेल गैमेट ऐसा दिखता है, ये मेल गैमेट, ये क्या है आपका? फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये मेल का 6 सेल है, इसे कहते हैं स्पर्म। क्या कहा जाएगा? स्पर्म। ये सेल है क्या आपका? 6 सेल है मेल का। ये मेल के फीमेल का 6 सेल है, इसे कहते हैं एग। इसे क्या कहा गया? एग। ये भी एक टाइप का क्या है? सेल है। जैसे इन दोनों का ये जैसे इसके अंदर जाएगा, इसकी पूंछ बाहर चल जाती है, ये अंदर चलाता है, ये अंदर की तरफ जब आगे की ओर बढ़ता है, इसका आउटर मोस्ट कवर क्या होता है? गल जाता है, और ये सिर्फ ये पार्ट आगे बचता है। और ये दोनों जब फ्यूज होता है इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों मिलके एक हो गया, फर्टिलाइजेशन मिलके दोनों मिलके क्या हो गया? एक। इसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहा गया? जाइगोट। क्या कहा गया? जाइगोट। तो ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल है जहां से हम सभी बनते हैं, इसे क्या कहा गया है? जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है? सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या है? सिंगल है, फर्टिलाइज्ड है, लाइज्ड है और फर्टिलाइज्ड एग है, याद रखिएगा। तो हमारा कहा जाए ह्यूमन का प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या है, तो क्या कहिएगा? जाइगोट। जाइगोट बना कैसे? स्पर्म और एग के मिलने से। स्पर्म और एग जब के गैमेट जब मिल गए उसे क्या कहा गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनकर तैयार हो गया? जाइगोट। क्या तैयार हो गया आपका? जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? सिंगल फर्टिलाइज एग। तो ह्यूमन का क्या कहा जाएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल के जितने भी ह्यूमन है, प्री एग्जिस्टिंग सेल का नाम क्या होगा? जाइगोट। जाइगोट से बने हैं। क्लियर है? ये जाइगोट जब शुरू में ना जब डिवाइड करते हैं तो एक जाइगोट कितने सेल, कितने अपने आप को कितने हिस्सों में बांटता है? 2। तो इसे कहेंगे मदर सेल। क्या कहेंगे इसे? मदर सेल कहेंगे, या कहेंगे पेरेंट सेल। बात सुनिएगा, जाइगोट जब अपने आप को डिवाइड करेगा तो ये मदर सेल कहलाती है। तो ये मदर सेल या पेरेंट सेल आगे जाके और डिस्कशन करेंगे हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये जो जाइगोट होती है अपने आप को कितने हिस्सों में बांटता है? 2। स्टार्टिंग में कितने हिस्सों में बांटता है? 2 हिस्सों में बांटता है। बाद में अपने आप को कितने नंबर में बांटता है? 4 में। ये 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये इसने भी खुद को 2 में बांट दिया, इसने भी खुद को 2 में बांट दिया। तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो गया? ऐसे 2 में बांट दिया, इसने अपने आप को 2 में बांट दिया। तो जाइगोट सबसे पहले सिंगल सेल था, सिंगल सेल क्या हुआ? 2 सेल में टूटा। अब ये 2 सेल से कितना हो गया? 4 सेल में टूट गया। इसे कहा गया हाइपरप्लासिस। हाइपरप्लासिस, प्लासिया या प्लासिस? प्लासिया, हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया किससे रिलेटेड है? जाइगोट या फिर सेल के डिवीजन से रिलेटेड है। तो आपका मैच द फॉलोइंग ऑड, कहीं पर ये तो वर्ड का मतलब समझ आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग सेल का डायग्राम बनाते हैं ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस से सारे मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, यानी ये कैसा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इससे सारी चीजें डेवलप है, न्यूक्लियस दिख रहा है। अब देखिए ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क वाला पार्ट हो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोलस। ये हो गया आपका क्या? आपका लाइसोसोम। ये हो गया आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसे कहते हैं। आप बगल में बना सकते हैं, गोल्गी बॉडी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिएगा।
ये आपको क्या दिख रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे घेर लेता है, क्या करता है आपका, ये इस तरह से नेटवर्क क्या होता है, फैला रहता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अधिकतर सराउंडिंग घेरा हुआ है, इसको कौन घेरा हुआ है, ईआर। ईआर मतलब क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक क्या होता है, रफ। रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स, उसे कहता है राइबोसोम, क्या कहा जाता है, चिपके रहते हैं। क्या कहते हैं, चिपके रहते हैं। तो ये राइबोसोम किसके ऊपर पाया गया, इंडोप्लाज्मिक ठीक है। ईआर दिख रहा है, ये न्यूक्लियस से क्लोज सटा हुआ रहता है। ईआर हमेशा न्यूक्लियस से क्या रहता है, सटा हुआ रहता है। ईआर के ऊपर कौन चिपके रहते हैं, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम किसके ऊपर चिपका रहेगा, और ये सेल का सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील। क्या है ये आपका, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो ईआर का जो सबसे छोटा, मतलब आप कह सकते हैं सेल का जो सबसे छोटा हिस्सा है, सेल का जो सबसे छोटा ऑर्गेनील है वो कौन है, राइबोसोम। किसके ऊपर रहता है ये, ईआर के ऊपर रहता है। और मैं बताऊं राइबोसोम का काम क्या पता है आपको, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम होता है। सिंथेसाइज मतलब क्या, प्रोटीन बनाएगा। क्या करता है आपका, प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा आपका, ये प्रोटीन बनाएगा। कौन करता है ये, राइबोसोम। कौन करेगा आपका, ये राइबोसोम। समझ आ गया, ये लगेगा चीज आपको, मैं आगे जाके बात करूंगा ना राइबोसोम, तो माइंड में इमेज नहीं बनेगा। फिर कहाँ बनता है ये, राइबोसोम ईआर के ऊपर रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि ईआर प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ईआर नहीं बना रहा होता है। ईआर के ऊपर जो राइबोसोम चिपका है वो बना रहा होता है। अगर मैं इसके अंदर डार्क पार्ट देख रहा हूँ तो डार्क पार्ट क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस। अगर इसके अंदर मैं देखूं तो देखो न्यूक्लियस के अंदर एक धागा नुमा दिख रहा है, धागा ऐसे दिख रहा है, ये एक नेटवर्क दिख रहा है आपको, हाँ या ना। इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, क्रोमैटिन। देखो मैं सब वर्ड का मतलब समझाऊं, क्रोमैटिन है क्या, अभी समय दीजिए। क्रोमैटिन नेटवर्क, नेटवर्क मतलब क्या होता है, जाल। क्या होता है, जाल। तो आपने न्यूक्लियस के अंदर देखा है कि एक जाल है जो बहुत लंबा फैला हुआ, जैसे तैसे रैंडम मैनर में फैला हुआ है। ये क्या सुलझा हुआ है, आप इमेजिन कीजिए, आप जो पतंग लूटते हैं, आप वहां पे खड़े 3-4 पतंग लूट जा रहे कट के, आपने देखा नहीं होता, या फिर मान लीजिए 3-4 पतंग कट के जा रही, उसका रस्सी सामने से जा रहा है, तो बच्चे लोग पकड़ के खींच के तोड़ लेते हैं, नहीं ऐसे छोड़ देते कि, समझ आ रहा है। तो मतलब उसका पतंग कट गया, उसकी रस्सी जा रही है तो पकड़े तोड़ दिया। अब किसी का जो मांझा है वो ब्राउन कलर का है, किसी का है जो क्या है आपका रेड कलर का है, किसी का ब्लैक कलर का है। अब बच्चे लोग इसको ही चाहिए, उसको तीनों ले लिया, अब तीनों मिला के ऐसे किए जा, बर्बाद हो ही गया। और जब वो निकाल रहा है पॉकेट में रख के भर लिया, अब जब निकाल रहे तो जाले आपस में क्या हो गई, मिल गया ना, सेपरेट किया जा सकता है क्या, नहीं, वो जाल बन चुका है। हाँ या ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो, यानी जाल किस तरह से गुथा हुआ है, निकालना बड़ा दिक्कत वाली बात है। दैट्स कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहा गया, क्रोमैटिन नेटवर्क। समझा पा रहे हैं, हाँ या ना, देख लीजिए। और ये किसके अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा सब। देखिए दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ मैंने क्या दिखाया, न्यूक्लियस दिखाया, सिर्फ बाहर क्या निकाला है, यानी ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। कहेंगे सर ये तो आपका ईआर का लेयर जा रहा है, ये जो आपका है ना रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है वो आपका ईआर है, और इसको आर भी कहा जाता है। आर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो डॉट चिपका है वो डॉट क्या है आपका, ये जो डॉट है वो आपका क्या है, पूरा डॉट जितना जो भी है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम चिपका इसलिए रफ है वो। अब इसके अंदर मैंने कहा क्या है, आपको डबल लेयर होता है, तो डबल लेयर में एक लेयर आपको ये दिख रही है, इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होता है ऐसा करके,
ये न्यूक्लियस आपका कितना लेयर वाला होता है, एक या दो? दो। डबल लेयर मेम्ब्रेन है आपका। न्यूक्लियस क्या हो गया आपका? डबल लेयर मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे न्यूक्लियस, और देखिए इसके पीछे कुछ गैप है, आपको दिख रहा है? इसे कहा गया न्यूक्लियर पोर। क्या कहा गया इसे? न्यूक्लियर पोर क्या काम करता है? न्यूक्लियर पोर क्या काम करता है, कोई बता पाएगा? समझ पाए डबल लेयर क्या है? बना दे। ये जो न्यूक्लियर पार्ट है, वो पोर है, वो एक्सचेंज करने में मदद करता है। यहाँ से चीजें बाहर जाएंगी, बाहर से चीजें अंदर आएंगी, एक्सचेंज करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए कि न्यूक्लियोलस बता दिया आपको। ये जो डार्क पार्ट है वो क्या, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर ये जो धागा था, इसके अंदर वही धागा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके अंदर यही धागा आप देख पा रहे हो कितना क्या है, उलझा हुआ है ना। दिख रहा? हाँ या ना? ये क्या कहलाएगा आपका? क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिन नेटवर्क। सॉरी, क्रोमैटिक नेटवर्क लिखना ज़्यादा बेटर होता है। फाइबर भी चलेगा, नेटवर्क बोलो या फिर रेक्टिकुलम बोलो भी चलेगा। रेक्टिकुलम बोलने से भी क्रोमैटिन नेटवर्क बोलो या क्रोमैटिक रेटिकुलम बोलो, बात एक ही बात हुआ। क्लियर है? हाँ या ना? ये आपको धागा दिख रहा है? धागा देख पा रहे सब कोई? यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए अभी तक आपने क्या देखा, वो अपने धागा देखा। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये धागा। ठीक है, अगर मैं इस धागे को खींच के, मान लीजिए धागा था, मैं इसको खींच के क्या कर रहा हूँ, तो मैंने किस धागे को बाहर निकाला? क्रोमैटिन आपका नेटवर्क को बाहर निकाला, खींच के बाहर निकाला। यानी मैं कैसे क्रोमैटिक नेटवर्क को बाहर खींच के बाहर निकाला? हाँ या ना? चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो क्या करके देखते हैं? थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो इसको जब थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको देखने को लगेगा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ आपको देख के लगेगा इसके ऊपर वेट, नहीं अभी समय, यहाँ तक समझ आया? क्रोमैटिन फाइबर ये देखिए दिखता नहीं है, ये इतना पतला तो धुंधली नजर आती है। कैसे नजर आती है? धुंधली नजर आती है। ठीक है, सेल के अंदर से जब आगे डेवलप होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है। तो मेटाफेज एक स्टेज आती है जब ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। क्या होगा? आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब ये आपको क्या है? धुंधला नजर आ रहा है। अभी आपको अंदर में क्या हो रहा होगा? ये धुंधला नजर आता है। जब सेल डिवाइड हो रहा है अपने आप को, सेल जब अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है सेल डिवीजन के टाइम में, तभी हमें क्या करता है? क्लियरली विजिबल होता है। अब कहेंगे सर उस समय नहीं दिख रहा था, अभी अचानक से कैसे दिखने लगा? इसलिए दिखने लगा क्योंकि वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा थिक हो गया। थिक कैसे हुआ समझिएगा। ये धागा ऐसे निकल रहा था, ये दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे सेल डिवीजन, मैं बात कर रहा हूँ सेल डिवीजन के समय, जब सेल डिवीजन का समय होता है तो ये जो धागा जा रहा होता है इसके चारों तरफ, ये मान लीजिए बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको? बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है 3D में। मान लीजिए बॉल है, ये धागा आएगा, इस बॉल के चारों ऐसे आ जाएगा। एक और बॉल की तरह स्ट्रक्चर आ रहा है, ये उसके भी चारों तरफ आ जाएगा। ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, समझिए। तो आपने क्या देखा? ये आया ऐसे, अच्छा बताओ, अगर मैं आपको बोलूं इसका थिकनेस कितना पतला, इसका थिकनेस देख रहे हो, कौन ज्यादा थिक है? सेकंड टाइम। तो ये विजिबल होने लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं। तो ये है आपका प्रोटीन। ये क्या है आपका? प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। क्या नाम है इसका? हिस्टोन। तो क्रोमैटिन फाइबर, ये जो आपका क्रोमैटिन फाइबर बना कैसे, देखिएगा। ये जो लाइन आ रहा था, इस लाइन को आपने क्या कहा? क्रोमैटिक नेटवर्क। ठीक, उस नेटवर्क के साथ क्या जुड़ गया? प्रोटीन। और जैसे इसके साथ प्रोटीन जुड़ गया
इसको क्या नाम दिया गया? इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन है। अब ये एक अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे आपका क्रोमैटिक नेटवर्क भी है और उसके साथ प्रोटीन मिल गया, हिस्टोन मिल गया है, इसे नाम दिया गया क्रोमैटिन फाइबर। तो मेरे माइंड, कभी भी मैं आपको क्रोमैटिन फाइबर बोलूं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक इमेज आएगा। अगर मैं आपको कभी भी क्रोमैटिन फाइबर बोलूं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक इमेज आएगा, क्या कि सर वो जो पतला सा क्रोमैटिक नेटवर्क था ना, उसके साथ प्रोटीन जुड़ गया है, जुड़ के वो मोटा हो चुका है, अब वो दिख रहा है। अब वो क्या हो रहा है? दिख रहा है। तो क्रोमैटिन फाइबर दिखता है जब उसके साथ प्रोटीन जुड़ जाता है तो वो दिखता है। क्लियर है? अब आप लोग कहेंगे सर, बोले क्या? तो आप कहेंगे सर देखिए, इमेजिन कीजिए, ये जो धागा जा रहा था आपका क्रोमैटिक नेटवर्क का, ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या किया? प्रोटीन सर यहाँ पे आ गया है। तो कहेंगे सर ये धागा क्या करेगा? इसको अपने साथ समेट लेगा, इसके साथ अपने साथ क्या करेगा? समेट लेगा। अब इसे क्या कहेंगे? तब इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोसोम। समझा पाए न्यूक्लियोसोम क्या? तो न्यूक्लियोसोम में आप क्या कहिएगा? अगर आपका हिस्टोन प्रोटीन किसके साथ जुड़ जाए? क्रोमैटिन नेटवर्क के साथ जुड़ जाए तो क्या बनेगा आपका? न्यूक्लियोसोम। समझा पा रहे हैं? हाँ या ना? देख लो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर भी शांति नहीं मिली, हम इस फाइबर को थोड़ा ध्यान से जूम करके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? थोड़ा जूम करके देख रहे हैं तो हमें एक चीज दिख रहा है कि सर ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर से अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा डबल, इसके अंदर दो लाइनें जा रही हैं, इसके अंदर दो धागे हैं। यानी जो आपको सिंगल धागा दिख रहा है वो कितने धागे से मिलकर बना है? दो धागे दिख रहे हैं। इस दो धागे को कहा गया डबल हेलियक्स। क्या कहा गया? डबल हेलियक्स स्टैंडर्ड्स या टू स्टैंडर्ड्स कहा गया। ये आपका इस तरह से दिख रहा होता है। यहाँ पे बेसेस होती है, यहाँ पे क्या होती है? आपकी बेसेस होती है। इस स्ट्रक्चर को कहा गया डीएनए। क्या कहा गया? डीएनए। ठीक है, समझा पा रहे? डीएनए क्या है आपका? अगर आप क्रोमैटिन फाइबर को खींचते हैं तो देखते, और उसके साथ अगर प्रोटीन जुड़ जाता है, कब जुड़ेगा? सेल डिवीजन के समय में। तो जब सेल डिवीजन के समय प्रोटीन जुड़ जाएगा तो क्या कहला है? वो दिखने लगता है, तब उसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अगर आप देखो, आप इस धागे को लो, यहीं पे तोड़ दो तो भी दो ठो दिखेगा, बाद में भी तोड़ दो तो कितना हिस्से में दिखता है? दो हिस्से में दिखता है। यानी मेरा जो क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा था आपको, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा था, इसको अगर मैं देखता हूँ तो दो स्ट्रैंड दिखते हैं, हाँ या ना? आपस में क्लमजी चल रहे हैं आपके, ऐसे करके जा रहा है आपका। इसे क्या कहा गया? डीएनए। क्या कहा गया इसे? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड। हमारे न्यूक्लियस में दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए और एक क्या होता है आपका? आरएनए। क्या होता है? डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और देखो ये हो गया डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यानी इसके अंदर ऑक्सीजन दो ठो होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा? दो ठो होगा। और ये डबल हेलियक होता है। ये कैसा होता है आपका? डबल हेलियक होता है। डबल स्टैंड भी लिख देते हैं। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके पास एक ऑक्सीजन होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड के पास कितना ऑक्सीजन होता है? एक होता है। ये होगा सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मतलब यानी ये ऐसा जा रहा होता है, दो टो मिलके जो होता नहीं, ऐसा नहीं। डीएनए आरएनए के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ तक समझ पाए कि क्या क्या डीएनए क्या है, ठीक है। अभी तक जीन के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन याद रखिए अभी हम लोग जीन के बारे में बात एकदम नहीं किए हैं। किसके बारे में बात करें? क्रोमैटिन फाइबर। देख लो यहाँ पर पहले। चलिए देखिए, आपके बुक में जो लिखा है पैराग्राफ में, वो तो पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्या लिखा है? Inside the nucleus of eukaryotic cell, there is a thread-like intertwisted network called chromatin network. ठीक है? These are actually nucleoprotein, nucleus plus protein. These are nucleus protein
फ्रेट कंसिस्टेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये डीएनए प्रोटीन को मिलकर बना, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन ध्यान से देखो, ये लाइन ही तो इधर जा रही है ना, ये सब तो डीएनए है, यानी डीएनए अपने अपने साथ क्या जोड़ दिया, प्रोटीन जोड़ दिया, ठीक है। तो जाके बन गया आपका क्या बन जाएगा, क्रोमैटिड फाइबर बन जा रहा है। डीएनए इज अ लार्ज बायोमॉलिक्यूल, डीएनए छोटा नहीं होता, डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए रिमेन पार्टली ओपन एंड पार्टली फोल्डेड, थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा फोल्डेड रहता है, ठीक है। क्रोमैटिन रेटिकुलम, इसको कहा है क्रोमैटिक रेटिकुलम, यानी यहाँ पर भी इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसके अंदर भी डीएनए दिख रहा होगा, यानी इधर भी खुला होगा, इधर भी फोल्डेड होगा, समझा पाए, यहाँ तो हो गया। अब देखो इसमें कहा गया क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन और नेटवर्क में क्या डिफरेंसेस है। अगर इसमें ध्यान दो तो तुम्हें नजर आ रहा होगा, क्रोमैटिक रेटिकुलम देख रहे हो, ठीक है, और ये क्या दिखे आपको, डीएनए दिखे, क्रोमोसोम नहीं बनाएगा ना। अब चलिए क्रोमोसोम बनाते हैं, क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, देखिएगा तो समझिएगा, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा अलग है। मैं कह रहा हूँ ये जो धागा निकाले जा रहा है, आप क्या करो, धागा निकालो। आप इमेजिन करो कि आपको एक काम दिया गया, कैसा काम दिया गया, आप इतना बहुत बड़ा आपके पास धागा दे दिया गया, अब धागे में एक सुई दे दी गई, आपके पास धागा में क्या लगा दिया, सुई लगा दिया गया, आपसे कहा गया उसके अंदर एक छोटा सा बॉल पिरोना है और एक फोल्ड मारना है, समझा पा रहे, और यही करना है। तो आपने क्या किया, आप इस तरह से उसको फोल्ड को घुमा रहे हैं, इस सब को ऐसे से घुमाते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक मिनट और रुकिए। देखिए जो समझाने वाले अगर उस जगह तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा आप समझ पाएंगे। आप इसके अंदर डबल कलर देख पा रहे हैं। अगर मैं एक साइड को डीएनए के, डबल हेलिक्स होता है तो डीएनए, मैंने एक साइड को क्या इमेजिन किया है, ब्लू वाला पार्ट, और एक साइड को क्या इमेजिन किया है, रेड वाला पार्ट, यानी ये डबल हेलिक्स मिलके ना डीएनए बना रहा है, ये डबल हेलिक्स मिलके ना डीएनए बना रहा है, यानी यही डबल हेलिक्स का मैंने गुथा दिया, एक लंबा सा स्ट्रैंड दिख रहा है, बीच में कंस्ट्रिक्टेड है, हाँ या ना। इतना ही नहीं, इन सब में प्रोटीन भी तो जुड़ेगा, इन सब में क्या जुड़ेगा, प्रोटीन का बॉल भी जुड़ेगा, अच्छा सॉरी इस कलर से नहीं, इसके अंदर प्रोटीन के बॉल जोड़ते जा रहे हैं। तो अब सोचो एक में इतना सारा बॉल जोड़ दिए, तो सोचो इसमें कितना सारा बॉल जा रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे भरते चला जाऊं तो आप लोग को इसके अंदर समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दो धागों ने अपने साथ बहुत सारे बॉल को क्या करके रखा है, समेट के रखा है। देख लीजिए, क्या माइंड में इमेज बन पा रहा है, थोड़ा सा ही बाकी पर भर दे। यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल है इसके अंदर, हिस्टोन से बना हुआ है, आया ना। अच्छा इस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको बता सकते हैं आप, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, बहुत सारा डीएनए, यानी डीएनए यानी ये धागा, ठीक है, यानी रेटिकुलम के साथ बहुत सारा क्या जोड़ गया, प्रोटीन। तो मुझे पता है ना, जैसे रेटिकुलम के साथ प्रोटीन जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। यानी मैं कह सकती हूँ क्रोमैटिन फाइबर का एक बंडल है जो मैं ऐसे घुमा कर रहा हूँ, हाँ या ना। इसको अगर मैं दूर से देखूं तो पता है कैसे नजर आ रहा होगा, तो नीचे की तरफ बना दिया ना। इसको अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा होगा, क्या है ये आपका क्रोमोसोम।
अब आप लोग का माइंड में आएगा सर क्रोमोसोम तो मुझे तो यहाँ तक पता था वो ऐसा होता है, आप तो एक बनाए, ये दो तो क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम कैसा दिखता है समझ आ रहा है आपको? देख लो यहाँ तक, पहले नोट कर लो इसको, पहले देखिएगा आपको क्रोमोसोम दिख गया। ऐसा नहीं कि सारे क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी किसी, ये तो चलिए इसका डायग्राम था ना, मैंने बता दिया। मैं इधर ला मिटा दे रहा हूँ, मैं इधर थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। कोई कोई, मैं इसका देख आउटर स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ। कोई कोई क्रोमोसोम जो आपका होता है, आप कहेंगे सर ऐसा तो होता है, मुझे समझ आया, इसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बट कोई कोई क्रोमोसोम में देखा जाता है कि आपका दो जगह कंस्ट्रक्शन है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ऐसा सारे क्रोमोसोम में नहीं होता, किसी क्रोमोसोम में देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन यानी जो आपका नहीं देख रहे सभी चीज गोल एक बड़ी चौड़ी होती है, एक जगह बहुत पतला हो गया, कंडेंस हो गया, ज्यादा हाईली कॉइल्ड हो गया, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सभी क्रोमोसोम के पास जाएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और किसी किसी के पास क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसलिए होता है कि दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ ना जाए। मतलब आपके पास एक क्या रस्सियों का बंडल ऐसा है कि थोड़ा मोड़ा करके इस पॉकेट में, एक तो इस पॉकेट में, दोनों पॉकेट में, अगर मैं दोनों को रखूंगा एक साथ तो क्या दोनों आपस में घुस जाएगा। तो ये क्या करता है सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या करता है सेकेंडरी कंज्यूमर बोले सॉरी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है आपका टेलोमियर, सैटेलाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सैटेलाइट। ये सैटेलाइट दोनों को टैंगल नहीं होने देता, यानी दो क्रोमोसोम मान लो इधर भी धागा वाला बंडल था, इधर भी धागा वाला बंडल था, दोनों को अगर एक ही पॉकेट में रख के घुमा के रोल कर देंगे तो दोनों क्या होगा आपस में मिल जाएगा। तो ये जो ऊपर का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आपका पाया जाता है सैटेलाइट, ये दोनों को मिक्स होने नहीं देता। समझा पा रहे हैं आपको? हाँ या ना? अब पूरा बुक पे आते हैं, पूरा बुक का चीज अब समझ पाइएगा। क्रोमोसोम दिख रहा है, अब ये सिंगल क्रोमोसोम है, और अब हमारे ह्यूमन में पता है कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? चलिए कुछ कुछ चीजें बाकी रह गई, मुझे याद आई, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। ये एक सेल है, फिर से वापस ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन फाइबर, यही तो क्रोमैटिक नेटवर्क है, ठीक है? हाँ या ना? ये क्रोमैटिक रेटिकुलम है। अब बात सुनिएगा, अब ये सेल डिवीजन जब हो रहा था ये अपने आप को तोड़ लेता है। क्या करता है? अपने आप को तोड़ लेता है और बहुत सारे प्रोटीन के साथ कंडेंस हो जाता है। तो ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, हाँ या ना? तो इसे कहते हैं क्रोमोसोम। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि सर ऐसा एक तो, इधर एक तो, हाँ या ना? और ये जो क्रोमोसोम ना साइज के हिसाब से अरेंज करते हैं, यानी क्रोमोसोम बड़ा छोटा छोटा छोटा, इस तरह आपका पेज में बुक में भी आपका फोटो है, अब देखिए बड़ा दिख रहा है कि नहीं? बड़ा बड़ा दिख रहा है, अंत में आते तो छोटे छोटे होते गए कि नहीं? तो क्रोमोसोम क्या होता है साइज के हिसाब से अरेंज किया जाता है, बड़े भी होते छोटे भी होते। तो ये एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम। अब जैसे ही दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। मैं दोनों को क्या करता हूँ? मिला, ऐसा नहीं बनाता। देखिए आपके माइंड में इमेज बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने क्रोमोसोम दिखाए मैंने? ऐसे करके 26 था, ये एक ही दो ही तो लिखे ना, दोनों क्रोमोसोम बना लिया। अब दोनों क्रोमोसोम को मैं क्या करता हूँ? इस तरह से दो क्रोमोसोम क्या हो गए? मिल गए। एक जगह पे लगा के इन लोगों को ताला मार दिया, नहीं कह सकते हैं, लिंक कर दिया। जिस जगह पे आके दोनों आके मिल जाते हैं दो क्रोमोसोम, उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है? जहाँ पे दो क्रोमोसोम आके आपस में एक दूसरे आके क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। ऐसा हमेशा नहीं होता कि मिडिल में ही जुड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। दिख रहे हो? दिख रहा है? ठीक है, मिडिल है नहीं ना? तो सेंटर में कभी एंड पॉइंट के करीब होता है। ऐसा भी देखा गया है, एकदम एग्जिट पॉइंट पे जाके जुड़ा हुआ है। तो दो जहां पे जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि हमेशा मिडिल में ही जुड़ेगा, कोई भी एक एंड के करीब या तो एंड में भी जुड़ सकता है। ये सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया? इसी को कहा गया वन पेयर क्रोमोसोम। इसे क्या कहा गया? वन पेयर क्रोमोसोम। हाँ या ना? अब जब एक पेयर क्रोमोसोम हो गया तो इन दोनों का अलग से नाम आ गया, दे आर कॉल्ड सिस्टर्स।
ये बढ़िया। सिस्टर क्रोमैटिड, क्या कहा गया? सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ, अब जैसे पेयर होता है ना, तो दो बहनों का स्वभाव क्या है? जैसे ही दो बहनें एक ही घर में हैं, एक साथ है, ठीक है, जब तक वो लोग एक साथ है, एक दूसरे का चेहरा देखने नहीं मांगते। देखो, इसका चेहरा इधर, इसका चेहरा इधर। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है। तो जैसे वन पेयर क्रोमोसोम में क्या देखा गया कि दो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। क्या हो गए? सिस्टर क्रोमैटिड। और जैसे सिस्टर क्रोमैटिड एक से जब तक साथ में है, एक दूसरे को देखने नहीं मांगते, यानी ऑपोजिट फेस में रहते हैं। समझा पाए? हाँ या ना? अब देखो, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं बात करता हूँ 46 क्रोमोसोम की, जो बात कर रहा था। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे बॉडी में 1000 करोड़ सेल है। जितने सेल के पास न्यूक्लियस है, सभी सेल के पास क्रोमोसोम है, क्योंकि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम आ जाएगा आपका। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। अगर मैं जोड़ दूं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 23 पेयर क्रोमोसोम हो जाएगा। आपको पता है, अगर आपका हाथ, जो थोड़ी देर पहले डिस्कस करते, अगर हम लोग का हाथ इतना छोटा कट जाए, इतना छोटा कट जाए, कितने सेल डैमेज होते हैं? मान लेते हैं 1000 सेल डैमेज हुआ। हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है। हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है। ये कह रहा था, हर सेल के पास आपका 46 क्रोमोसोम है। तो कई हजार करोड़ क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर घूम रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? कितने हजार करोड़ क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर है? हाँ या नहीं? तो चलिए एक और बात इसके साथ, आप लोग अच्छा पढ़े तो समझा रहे हैं। ये अगर मैं सारे क्रोमोसोम को इस तरह से अरेंज करूँगी तो मैंने क्या कहा? कंस्ट्रक्शन होगा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम के अंदर जो 22 पेयर, अरे कंप्लीट तो होने दीजिए। 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उसे कहते हैं सोमैटिक सेल क्रोमोसोम। ठीक है, यानी ये बॉडी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये आपका आंख, नाक, कान, जीभ ये सब देखता है। और बाकी का जो लास्ट वाला पेयर बच गया, कितना वाला पेयर बच गया? लास्ट वाला पेयर अगर होता है, अगर मैं बनाऊं मेल का, तो मेल का ऐसा होता है क्रोमोसोम। देखो, तो ये 45 नंबर, 46 नंबर। और ये फीमेल का अगर होता है, ये मेल का है, यही अगर फीमेल का होता है तो क्या हो जाएगा? लास्ट वाला मतलब सर 45 और 46। लास्ट का 2 क्रोमोसोम है। देखो, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर्स। तो 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम सोमैटिक सेल के लिए, आंख, नाक, कान, जीभ, शरीर को हड्डी दिख रहा है। बाकी का जो 2 क्रोमोसोम बचता है, 45 46, ये आपका सेक्स सेल है। इसी के कारण आप बॉय या गर्ल बनते हैं। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, ये गैमेट बनता है। लेकिन सर समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेल स्पर्म बनाता है ना, तो उसके अंदर ये गैमेट रखने का जगह होता है। उसके अंदर या तो इसको रखेगा, या तो अगर इसको रख दिया, इसको हम लोग एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको वाई कहा जाता है। और फीमेल का ये भी एक्स, ये भी। फीमेल एग देगी तो फीमेल के अंदर ये रखे चाहे ये रखे, बात क्या हो गया? देखो मेरे पास 2 स्पर्म है ना, एक के अंदर बड़ा वाला रख दिया, नहीं एक्स रख दिया, एक के अंदर छोटा वाला रख दिया, नहीं क्या रख दिया? वाई रख दिया। अगर ये इसके साथ मिल गया तो क्या बन जाएगा? एक्स एक्स, यानी फीमेल बनेगा। और ये इसके साथ चल गया तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, यानी बॉय बनेगा। फीमेल ये होता, इस तरह से कहते हैं। तो लास्ट वाला जो पेयर है क्रोमोसोम का, उसके कारण आपका सेक्स डिटरमाइन होता है। इसको जर्म सेल भी कहा जाता है, या फिर सेक्स सेल भी कहा जाता है, सेक्स सेल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। समझा पाए? तो लास्ट वाला पेयर ही आपका सेक्स डिटरमाइन करेगा कि आप बॉय बनोगे या गर्ल। क्लियर है? बाकी तो 22 पेयर आपके आंख, नाक, कान, हेयर वेयर का कलर देखने के लिए होता है। देखो, ये था आपका क्रोमोसोम का हल्का सा आइडिया, जो आप विजुअलाइज कर पाए कि क्या आपका ये सारी चीज। अभी तक डीएनए नहीं गए, अभी तक डीएनए की बात नहीं की गई है। अब डीएनए थोड़ा समझा दे, जो डीएनए की बात उठाई। तो एक क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम बन गया,
तो क्रोमोसोम इस तरह से बना, ऐसे करके नहीं तो गोल गोल घुमा 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 ऐसे होते होते गया बना, बहुत सारे अंडा बना। ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है इसको ना बहुत सारे सेगमेंट में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? मैं मान लो इसको ऐसा सेगमेंट बांटता हूँ, ऐसे मैंने क्या किया, बहुत सारे, इसे कहा गया जीन। क्या कहा गया इसे? जीन। क्या कहा गया? या फिर आप ऐसा समझिए, ये आपका डीएनए जा रहा है, हाँ या ना? तो डीएनए के अंदर मार्क कर दो यहां से लेके यहां तक, ये क्या कह रहा है तुम्हारा? अब यहां से नहीं करोगे तो यहां तक मार दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? जीन। तो जो दोनों के बीच में उसको जीन कहीं भी दोनों बाउंडेड। देखो डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का एक पोर्शन, यहां से यहां तक डीएनए का एक टुकड़ा है, इसे कहेंगे जीन। और ये जीन ने पता है क्या, क्रोमोसोम के कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हर लोकेशन को अलग अलग जीन कहते हैं। ये जीन आपका अलग काम करेगा, वो जीन आपका अलग काम करेगा, वो जीन आपका अलग काम करेगा। इस तरह से इमेजिन कीजिए आप, आपने क्या किया है, आपके अंडर में 100 बच्चे काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बिजनेस है, मान लेते हैं आपका कार का कोई बड़ा बिजनेस है, तो आपके अंडर में जो 100 बच्चे काम करते हैं, आपने 100 को लाइन में खड़ा किया। आपने क्या कहा, स्टार्टिंग के जो 4 बच्चे हैं, ठीक है, वो प्लॉट ए पे चले जाएंगे, बाद के जो 4 बच्चे प्लॉट बी पे चले जाएंगे, बाद के 4 बच्चे सी पे चले जाएंगे। ये इस पार्ट को देखेगा, ये इस पार्ट को देखेगा, ये इस पार्ट को देखेगा। समझा पा रहे हैं? एक है जो आपका पाइपलाइन देख रहा है, एक है जो आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है उसको देख रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, एक आपका अकाउंट कर रहा है। तो आपका 100 मेंबर का टीम है, लेकिन सबका काम क्या है? अलग। सबको जोड़ेंगे तो आपका काम हो रहा है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, हर जीन का काम अलग अलग होता है। और ये जीन आपका जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। यानी कहने का मतलब समझिए, ये मान लो कोई जीन है आपका आंख का कलर, आंख का पोजीशन, कोई जीन है आपका जो नाक का साइज, नाक का शेप, स्किन का कलर, आपका कुछ ना कुछ जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, इन सबको रिकॉर्ड रखता है। इसीलिए जब ये रिप्रोडक्शन होता है, जायगोट बनता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पापा का आता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी का आता है, दोनों का मिक्स होकर हमारे अंदर गुण बनता है। तो ये गुण कौन कैरी करके लेके जाता है? जीन। तो क्रोमोसोम के अंदर कौन लेके जाएगा? जीन लेके जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कौन आपका जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है? जीन। अगर जीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर है? ये आपका जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। समझा पाए? और जैसे कि मैं एक एग्जांपल की तरफ बताता हूँ, सुनिएगा। हाँ हाँ, यानी कह सकते हो डीएनए का एक पार्ट है, उसको जीन कहा जाता है। इस तरह समझिएगा जो बता रहे हैं आपने कभी सोचा है कि मदर के बॉम्ब में जो हम लोग रहते हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, तो कैसे पता चलता है कि आँख यहीं पे होना चाहिए, कान यहाँ पे होना चाहिए, नाक यहाँ होना चाहिए, हेयर यहाँ पे होना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? एक आँख इधर, एक आँख इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, पेट में आ गया, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जीन डिसाइड करता है कि किसका कहाँ पोजीशन है। कभी कभी जीन में एरर आ जाता है तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर या फिर अलग से बिहेवियर हो जाता है। कैसे? किसी के 5 उंगली या फिर 6 उंगली हो गई, किसी के पीठ के साइड में पूंछ निकल गई, नहीं देखते यहाँ से पूंछ निकल हल्का सा निकल जाता, ऑपरेशन के बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद पूंछ मतलब भयंकर बड़ा वाला नहीं, हल्का सा थोड़ा सा पार्ट निकल आता है। तो ये सारी चीजें हो गई, यही सब आपको अंदर क्या हो जाता है, आपके ईरर का काम है। और जीन के अंदर ईरर हो जाता है तो हमारा बॉडी अपने आप ब्लड बनाता है, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ईरर हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड अपना, हमारा बॉडी ब्लड नहीं बना पा रहा, थैलासीमिया, इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो ये सब जेनेटिकल डिजीज है। हम लोग कलर, सभी लोग कलर देख पाते हैं, लेकिन जीन के अंदर कुछ कुछ एरर हो जाते हैं, इसके कारण कलर नहीं देखा जाता, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां क्या होती है, जीन में एरर, यानी कह सकते हैं क्रोमोसोम में एरर होने के कारण होती है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझा पाए? अब थोड़ा बुक के हिसाब से चले आते हैं। देखिएगा, एक टॉपिक छूट रहा था, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो जैसे कहा गया 22 पेयर्स, तो देखो ये जितना बड़ा ये भी उतना ही बड़ा, ये जितना बड़ा ये भी उतना बड़ा, तो ये दोनों मिलके अगर इस तरह से क्या होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाता है, तो दोनों का बिहेवियर सेम होना चाहिए। सेम है कि नहीं? तो इसे कहा जाएगा डिप्लॉयड। क्या कहा जाएगा? डिप्लॉयड क्रोमोसोम या सोमैटिक सेल क्रोमोसोम। समझा पाए? इसे 2n से डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? दो करके बनता है। और लास्ट वाला देखो बताओ, अब तुम्हें बताओ, ये जब सेक्स कैरी कर रहा है, अपना कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करके जा रहा है अपने सामने वाले गैमेट क्या था, एक से मिलने के लिए उसके साथ मिलेगा, तो इसके अंदर एक्स भी हो सकता, चाहे तो ये जाएगा, चाहे तो ये जाएगा, हाँ या ना? तो एक बार में एक ही कैरी कर रहा है ना,
दैट्स कॉल्ड हैप्लॉइड। फीमेल के अंदर भी सेम एक बन रहा है, या तो ये या तो ये। मैं मानता हूँ दोनों का बिहेवियर सेम जा रहा है, लेकिन एक बार भी तो एक ही चीज कैरी कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। समझा पाए? तो हमारे एक मैं कह सकते इसके अंदर क्या कहा गया, द मैन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है 46, और हैप्लॉइड नंबर क्या होता है, और हमारे में हैप्लॉइड नंबर कितना होता है 23rd नंबर पेयर। 23rd नंबर पेयर क्या होता है, यानी लास्ट वाला पेयर क्या होता है आपका, हैप्लॉइड वाला होता है। इन दोनों को सिंगली आप अलग कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग शुरू से चैप्टर पढ़ेंगे। ये जैसे आपका एक रिप्रेजेंटेशन ताकि ब्रेन में एक इमेज बन जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में लोग बहुत आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इसमें आपको जस्ट समझाना था।